तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें प्राचीन रोम से लेकर आज के सोशल मीडिया के दौर तक ले जाएगा। हम देखेंगे कि लोगों की शक्ति का ये जो आइडिया है वो समय के साथ कैसे बदला है, कैसे विकसित हुआ है। अच्छा, ये जो लाइन है सिनाटस पॉपुलस के रोमानस, सुनने में शायद बहुत भारी भरकम लगे है ना, पर असल में इसमें एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विचार छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है सीनेट और रोम की जनता। और यही सवाल उठाता है कि असली सत्ता आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह का फॉर्मूला था। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके दम पर रोमन गणराज्य लगभग 500 साल तक चला। ये एक वादा था कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होगी, बल्कि उसे लोगों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच बांटा जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शेयर्ड गवर्नेंस का खाका था, ये असल में काम कैसे करता था। चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, पूरे 500 साल, 5 सदियों तक रोम पर किसी एक राजा का नहीं बल्कि एक गणराज्य का शासन था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया था, जिसकी गूंज हमें आज भी इतिहास में सुनाई देती है। ये एक लंबा और सच कहें तो काफी उथल-पुथल वाला एक्सपेरिमेंट था। ये देखने की कोशिश थी कि क्या वाकई एक इतने बड़े साम्राज्य को बिना किसी सम्राट के चलाया जा सकता है। तो रोमन मॉडल का जो सार था ना, वो था पावर का ये जानबूझकर किया गया बंटवारा। मतलब ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट था। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो ये पक्का करे कि कोई भी एक अकेला इंसान तानाशाह ना बन जाए। लेकिन, और यही सबसे दिलचस्प बात है, ये जो लगातार तनाव था, अमीरों और आम लोगों के बीच की खींचतान, आखिर में यही चीज इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। और ये आज की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब सदियों आगे चलते हैं। रोमन गणराज्य खत्म हो चुका है और दुनिया में एक और बड़ा बदलाव आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति। और इसके साथ ही ना शासन को लेकर बिल्कुल नए सवाल खड़े हो गए। अब फोकस पॉलिटिकल पावर से हटकर इकोनॉमिक पावर पर आ गया था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वोट कौन देगा, सवाल ये बन गया था कि देश की दौलत और फैक्ट्री कारखानों का मालिक कौन होगा। और यहीं से एंट्री होती है समाजवाद की। ये एक, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी विचार था जो 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में सीधे सीधे कैपिटलिज्म को चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ। इसने इस बात पर ही सवाल उठा दिया कि क्यों सारी दौलत कुछ निजी हाथों में जमा हो, और इसकी जगह एक ज्यादा कलेक्टिव यानी सामूहिक नजरिए का प्रस्ताव रखा। और ये जो कोट है ना, ये इस चुनौती को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। समाजवाद एक इतना बड़ा शब्द बन गया कि उसमें बहुत सारे अलग अलग और कभी कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे विचार भी शामिल हो गए। और यहीं से हम एक ऐसी बहस पर आते हैं जो आज भी जोर शोर से चल रही है। एक ऐसी बहस जो अक्सर हमें नए जमाने के प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती है। जैसे रेडिट पर पूछा गया ये सीधा सा सवाल, लोकतांत्रिक समाजवाद और सामाजिक लोकतंत्र में क्या फर्क है। ये एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़े और अक्सर कंफ्यूज करने वाले वैचारिक अंतर को दिखाता है। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके लक्ष्य और तरीके दोनों ही बहुत अलग हैं। तो देखिए, जो मेन फर्क है वो ये है, सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र कैपिटलिज्म को सुधारना चाहता है। मतलब सिस्टम वही रहेगा, बस टैक्स और वेलफेयर स्कीमों के जरिए उसे बेहतर बनाया जाएगा। वहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का लक्ष्य कैपिटलिज्म को पूरी तरह से एक नए सिस्टम से बदलना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही ये बदलाव लोकतांत्रिक तरीकों से लाना चाहते हैं। और ये हमें सीधे आज के दौर में ले आता है। जो पब्लिक स्क्वायर यानी सार्वजनिक चौराहा कभी रोम में पत्थर का हुआ करता था, वो अब सिलिकॉन का बन गया है। मतलब हमारी सारी चर्चाएं, हमारी सारी बहसें अब फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में आ गई हैं। बहसें अब संसद में नहीं, सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर होती हैं। इसका मतलब ये है कि आज दुनिया में शासन का कोई भी सिस्टम हो, चाहे उसका इकोनॉमिक मॉडल कुछ भी हो, सबको एक ही परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, और वो है डिजिटल दुनिया की परीक्षा। अब देखिए, एक तरफ तो डिजिटल डेमोक्रेसी बड़े बड़े वादे करती है। काउंसिल ऑफ यूरोप की एक हालिया स्टडी भी यही बताती है कि टेक्नोलॉजी के पास लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कितने जबरदस्त टूल्स हैं। ये आम नागरिकों को सीधे तौर पर शासन में हिस्सा लेने की ताकत दे सकती है, ऐसी ताकत जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वही स्टडी गंभीर खतरों के बारे में भी चेतावनी देती है। ये टेक्नोलॉजी जिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने का दावा करती है, उन्हीं को कमजोर भी कर सकती है। आज जानकारी को कंट्रोल करने की ताकत कुछ ही बड़ी कंपनियों के हाथों में सिमट गई है, जो डेमोक्रेसी के मूल विचार के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो रोम के उस पुराने आदर्श को आज की उलझी हुई सच्चाई से जोड़ता है। जब हमारी बातचीत, हमारी बहसें, यहाँ तक कि हमारे विचार भी कुछ अदृश्य एल्गोरिदम तय कर रहे हों, तो ऐसे में जनता के शासन या सच्ची जनशक्ति का असली मतलब क्या रह जाता है?